शुरू करें आज का क्लास। आज का जो क्लास है वो क्लास है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। अब भारत में राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? इससे पहले हम यूरोप में राष्ट्रवाद बताए थे। भारत में राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? तो सिंपल सी बात समझिए, एक शब्द है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, इस राष्ट्रवाद शब्द में इस राष्ट्रवाद शब्द में हम राष्ट्र को अलग करते हैं और हम वाद शब्द को अलग करते हैं। राष्ट्र यानी बोला जाए देश, अब देश बोले तो भारत, देश बोले तो भारत। यानी इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, याद है ना? यानी इंडिया। और वाद शब्द का अर्थ है, शायद कट्टा होगा, वाद शब्द का अर्थ होता है किसी क्षेत्र जो अपनापन को दर्शाता है, जिस पर अपना होने का दबाव देता है। वाद का अर्थ है के प्रति जोर वो हम घटाने वाला नहीं बोल रहे हैं, जोर घटाने बोल रहे हैं, जोड़ने वाला और घटाने वाला नहीं बोल रहे हैं। जोर का मतलब है यहाँ पे किसके प्रति, हम क्या बोले, के प्रति, किसके प्रति? तो देश के प्रति जो श्रद्धा होगा, जो स्नेह होगा, जो लगाव होगा, वो वाद शब्द बता रहे हैं। वाद का अर्थ है कि जबरदस्त लगाव, जबरदस्त लगाव। लगाव हम समझ आ रहे हैं। वाद किसी एक क्षेत्र में जो है कि अपना एक गहरी लगाव को दिखाता है। जैसे परिवारवाद, जो अपने परिवार के प्रति कुछ भी कर सकता है, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति वो कुछ भी कर सकता है, परिवारवाद। इसे क्षेत्रवाद, इसका हम चर्चा किए थे कई बार। वाद शब्द से देश बोले तो भारत यानी इंडिया, और ये क्या होगा, जैसे परिवारवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, वैसे ही राष्ट्रवाद, जो अपना गांव से ज्यादा लगाव रखता है, तो गांववाद, जो एक गांव से दो गांव के बीच में अलग लगाव रखता है, जैसे भाषावाद,
भाषावादी, जो भाषा से ज्यादा लगाव रखता है। तो वाद शब्द जो है कि दर्शाता है आप किसके प्रति जो है कि ज्यादा लगाव रखते। तो हम सब अपने देश के प्रति ज्यादा लगाव रखते हैं। देश यानी कि भारत, यानी कि इंडिया, इसके प्रति हम ज्यादा लगाव रखते हैं। बोलोगे सर ये लगाव कैसे है? ये तो देश प्रेम है बात, ये तो देश के प्रति, तो ये तो हो गया, तो हमें भारत से पूरा लगाव है। कि भारत का नाम सोते जगते हमेशा अपने राष्ट्र का नाम लेते रहते हैं। तो क्या है ये देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम, भाव, स्नेह, लगाव, ये सभी, इतना लगाव है, इतना स्नेह है, इतना देशभक्ति हम भारतीयों के मन में है, दिल में है, कि भारत के किसी कोने में किसी व्यक्ति को जब कोई दर्द होता है, कोई पीड़ा होता है, तो हमें उस पे दया आना शुरू होता है। हम अभी बिहार में और भारत का क्रिकेट मैच अरब देश में हो रहा है, तो हमारा जो क्रिकेट टीम जो खेल रहा है वहां पर, तो हम लोग क्या करते हैं, जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं वहां पर, जब हम लाइव देखते हैं, हम चाहते हैं कि मेरा टीम जीते। जब हमारा बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है, हमारे देश के जो खिलाड़ी बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं उसके बॉल पे छक्का चौका ना जाए। हम आस लगा के बैठे रहते हैं कि विकेट जल्दी लो, जल्दी विकेट लो। जसप्रीत बुमराह कहते हैं आपकी बार विकेट लेगा, आपकी बार विकेट लेगा। धोनी उतरा तो पूरा जो है कि शोर हंगामा के साथ जो है कि हम लोग जो कि घर में उल्लास, आप देखना छक्का चौका जाएगा। ये पूरा राष्ट्र भर में ये खुशी आ जाता है जब वो टीम जीत के आएगा वहां से, तो पूरे भारत भर के पेपर भर में जो है कि समाचारों में जो है कि संवाद में हर जगह छपेगा कि इंडिया जीत गया, और जो है कि खुशी मनाते हैं। नहीं मनाते हैं? यहाँ तक ये लोग जो कि आतिशबाजी भी कर लेता है, नहीं कर लेता है? आतिशबाजी बम फटाका छोड़ देगा, नहीं करता है? तो ये है राष्ट्रवाद। यदि कोई घटना यदि जम्मू कश्मीर में होगा, वो दुख हमें होगा, यही है लगाव, यही है वाद। समझ में आ रहा बात? तो एक देश के सीमा जो देख रहे हैं, ये सीमा जो है देश का, इसके अंदर बसे हुए जितने भी नागरिक हैं, इस देश की सीमा के अंदर बसे जितने भी नागरिक हैं, हम ऐसे सभी नागरिकों के बीच में एक भावना है, वो भावना है राष्ट्रवादी। कैसी भावना है? राष्ट्रवादी भावना है। और राष्ट्रवादी भावना के साथ साथ हम यदि बिहार में हैं अभी, तो हम कहते हैं कि बिहारी होने पे मुझे गौरव है, हम बिहारी हैं। तो इससे क्या कहता है, अब महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं कि हम मराठा हैं,
तो इसका मतलब क्या है? राष्ट्रवाद के साथ साथ हम लोग के अंदर कुछ ना कुछ क्षेत्रवाद भी है, नहीं? बिहारी होने का मतलब है कि बिहार के सीमा के अंदर वाला व्यक्ति बोल रहा है ये बात, कि पंजाब वाला ये बात बोल देगा? नहीं बोलेगा। क्या झारखंड वाला बोलेगा? नहीं। इसका मतलब है कि हम क्षेत्रवादी भी, क्षेत्रवादी एक राज्य का स्नेह। इसका मतलब क्या कि वाद का अर्थ हम समझे, वाद जिस शब्द में लगा रहेगा तो उसके प्रति, उसके वाद है क्षेत्र, क्षेत्र के प्रति, वाद है राष्ट्र में तो राष्ट्र के प्रति, वाद है गांव में तो गांव के प्रति, वाद वादी या वाद के है, भाषा है भाषा तो भाषा के प्रति। हम सब के अंदर जो है कि एक वाद है, कुछ नहीं तो राष्ट्रवाद है। क्या है? तो राष्ट्रवाद है। तो ये भावनाएं जो है कि क्या सिखाता है? तो इसका पूरे भारत भर का राष्ट्रवादी भावना जो है कि जिसको हम राष्ट्रवाद बोलते हैं, तो यहाँ पे राष्ट्रवाद, वाद मतलब राष्ट्र, तो राष्ट्रवाद में इसका इस शब्द का शाब्दिक जो अर्थ होता है, शाब्दिक जो अर्थ होता है, शाब्दिक जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है क्या? राष्ट्रवादी चेतना का उदय, राष्ट्रवादी चेतना का उदय। उदय का अर्थ है यहाँ जगना। भावनाएं जब जगी हमें राष्ट्रवादी का, तो कब जगा, कैसे जगा? क्या हम लोग राष्ट्रवादी भावनाएं पहले नहीं थे? तो ये राष्ट्रवादी भावना कब जगा, कब उदय हुआ? ये हमें राष्ट्रवादी भावना 1947 ईस्वी, 1947 ईस्वी से पूर्व जो है भारत में होने वाले कई घटनाक्रम, भारत में होने वाले कई घटनाक्रम जो हमें कई ठोकरों से सिखाते 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 1947 तक आते आते हम सब एक हो गए, एक भावना में हो गए, और इस राष्ट्रवादी भावना ने ही हमें क्या किया? आजादी दिलाया। तो राष्ट्रवादी भावना का मतलब हो गया राष्ट्र चेतना का उदय। राष्ट्र चेतना का मतलब हुआ कि हम सभी अलग अलग जो प्रांत में थे, अलग अलग राजा के अंदर थे, और सब मिलकर के एक प्रांत, सभी प्रांतों को मिलाकर एक देश के रूप में जो है कि जब उदय हुआ, यही है राष्ट्रवादी भावना, यानी कि राष्ट्रवादी। समझ में आ रहा बात? तो कहोगे सर तब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्या हम पहले 1947 से पहले यानी कि राष्ट्रवादी भावना में नहीं थे? नहीं थे। अधिकांश हम लोग क्षेत्रवादी भावना में थे। उस समय अपने राज प्रांत के बारे में ज्यादा लगाव रखते थे, पूरा राष्ट्र के विचारक नहीं होते थे। तो कब नहीं थे? इससे भारत में एक घटनाक्रम हुआ, एक मुगल राजा औरंगजेब, इसका मृत्यु होता है 1707 ईस्वी में।
1700। और ये इतना साम्राज्यवादी था, इतना साम्राज्यवादी था, इस भारत का झंडा अफगान के क्षेत्र तक फहराता था। लेकिन ये इतने बड़े राजा हो गए, इतने बड़े राजा हो गए, इसके मरने के बाद ऐसे साम्राज्यवादी राजा का जो है कि पद संभालने वाला कोई नहीं रहा। और पूरा मुगल जो है कि 1707 के बाद लगभग पूरा भारत जो अभी देखते हो, जो मुगल जो साम्राज्य था, वो लगभग 562 प्रांतों में टूट गया। कितने प्रांतों में टूट गया? मुगल के जो राजा औरंगजेब मरा, तो उस राजा के जो अधीन जो थे शासक, क्षेत्र के शासक सब, वो सभी अपने आप में एक आजादी पा लिया और वो अपने अपने प्रांतों को बांट करके पूरे मुगल जो है कि सिंपल से बात समझो, पूरा मुगल जो शासन था वो एक शीशा औरंगजेब के हाथ में था। उसके मरने के बाद शीशा टूटा तो पूरा एम्पायर इसका जो क्या हो गया, बिखर गया। लगभग 562 प्रांतों में क्या हो गया, और पूरे भारत के अलग अलग प्रांतों में अधिकांश प्रांत जो है कि अपना क्षेत्रवादी भावनाओं के साथ भारत में अपना शासन व्यवस्था करना शुरू कर दिया। देखो हम बातें कहां से उठाए, 1707 के बाद, 1707 के बाद। इस समय मुगल, औरंगजेब के समय मुगल जो साम्राज्य था, तो मुगल कालीन में जो है कि मुगल तो राजा के द्वारा ही शासन, पूरे मुगल का क्षेत्र एक देश के रूप में कुछ भागों में फैला हुआ था। ऐसा नहीं था कि मुगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसा था कुछ क्षेत्रों से लेकर के अफगान तक था। ये नहीं था कि जम्मू कश्मीर था तभी, ये नहीं था। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे जो है कि सिक्किम था तभी, वो भी नहीं था। यानी कि औरंगजेब के मरने के बाद जो 562 ऐसे रियासत बने जो आपस में क्षेत्रवादी भावनाओं के साथ भारत में रह रहा था, और यही 562 प्रांत रियासत आपस में एक होते होते इन सब के अंदर राष्ट्रवादी भावना होते 1947 तक आकर के एक हो जाते हैं। आज जो हम भारत का जो नक्शा देखते हैं, जो देख रहे हो भारत का नक्शा, ये देख रहे हो ये सीमा, ये राष्ट्रवादी भावना चेतना जगने के बाद ऐसे नक्शा, यानी कि इतना सा सीमा के क्षेत्र जीने वाले व्यक्ति के अंदर एक जैसा भावना हो गया। वो भूल गया कि हम जो है कि हम जो है कि मैसूर वाले हैं, हम हैं जो कि मराठा हैं, हम हैं क्या कहते हैं कि सिख समुदाय में से जो आते हैं, एक अलग अपना जो कि सिख समुदाय अलग एक क्षेत्रवादी भावना रखेंगे। हम जो है कि मगधी हैं, हम जो है कि ये है, हम जो उस प्रांत के हैं, हम हैदराबादी हैं। सब आपस में भूल गया और सब मिलाकर क्या बन गया, एक हो गया, सब मिला के भारत बन गया। और ये भारत बनाने का जो है कि सबसे बड़ा जो है कि दायित्व जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जो देखते हो आज भारत का जो राजनीतिक मैप, उस मैप का देन जो है देखते हो एक साथ सभी राज्य जुड़े हुए, ये देन किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। तो क्या बात थी कि हम राष्ट्रवादी चेतना का उदय पाए, आखिर ये घटनाक्रम क्या था और ये घटनाक्रम कैसे घटा, इसी चीज को हम इस चैप्टर के अंदर विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। राष्ट्रवादी भावना आसान तरीका से नहीं दिमाग में आया था, एक हम लोग आसान रूप से नहीं हुए। अब हम क्या बोले, मुगल यानी औरंगजेब के मृत्यु के बाद, औरंगजेब के मृत्यु के बाद भारत जो है कि भारत जो क्षेत्र देख रहे हो पूरा देश, ये धीरे धीरे अंग्रेजी शासन काल के अधीन हो गया था। किसके अधीन हो गया था? अंग्रेजी शासन काल के क्या हो गया था? अधीन हो गया।
यानी कि हम लोग गुलाम हो गए थे। हम बातें किए थे कि मुगल काल में ही जो है कि 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में बताए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी नामक ईस्ट इंडिया नामक कंपनी जो है कि स्थापना हुआ था इंग्लैंड में 1600 ईस्वी में। कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। और यही ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आया था? भारत आया। कहाँ आया था? भारत आया। और भारत आने के बाद देखो 1600 ईस्वी, 1600 के बाद इस समय जो है कि औरंगजेब के दादा सब, ठीक है, उस सब के समय में जो आया था अनुमति लेकर के, और आने के बाद लगभग कहोगे ये आए थे किस लिए? व्यापार के लिए आए। किस लिए आए थे? व्यापार के लिए आए थे। हम देखो राष्ट्रवादी भावना कैसे चेतना जगेगा, इस चेतना को जगने से पहले हम पूरे भारत को अब पहले बिखरा हुआ देखना चाहते हैं। कैसे बिखरा हुआ था, इस बिखरा हुआ रूप को यदि हम समझ जाएंगे कि हाँ अभी जो है कि औरंगजेब के मरने के बाद हम किस तरीका से पहले गुलाम हो गए थे, हम बिखर गए थे, टूट गए थे, और फिर हम एक हो जाएंगे। इसी घटनाक्रम को पढ़ना राष्ट्रवाद कहलाता है। समझा बात? इसी घटनाक्रम को हम एक बार स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ेंगे, क्या कहलाएगा? राष्ट्रवाद। तो आज का तो मेरा चैप्टर ही है, पृष्ठभूमि है। आज इसका हम पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, कैसे हम लोग गुलाम हो जाएंगे और कैसे हम लोग फिर इससे हम एक होकर के राष्ट्रवादी भावना के साथ आजादी पाएंगे। ये हम संक्षेपण ऊपर से उठा कर ले आ रहे। समझ में आ रहा बात? तो 1707 के बाद हम क्या बोले? मुगल राजा मुगल शासन के साथ, मुगल शासन था, जिसको हम मुगल शासन को जो है कि मध्यकालीन इतिहास में भी हम देखते हैं। ठीक है, तो जब मध्य भारत का इतिहास पढ़ेंगे ना, तब उस वहां से आता है, और तब अंतिम जो है कि जब आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है, तो वहां यही शुरू होता है, ये औरंगजेब के बाद, मरने के बाद। समझ में ना? यानी ये घटनाक्रम जो है कि आधुनिक इतिहास का घटना है। किसका घटना? ये आधुनिक भारतीय इतिहास का क्या है? घटनाक्रम है। हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। तो हम क्या बोले? 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है, और वो आता है कहाँ? भारत, व्यापार करने के लिए। किस चीज का व्यापार करने के लिए आया था? सूती वस्त्र, कपड़े का व्यापार करने के लिए आया था। ठीक है ना? और लगभग 100 साल भारत में व्यापार करने के बाद, 100 वर्ष भारत में व्यापार करने के बाद, तब भारत में अपना व्यापार फैला करके भारत को समझा था कि इसे तोड़ा जा सकता है और इसे अधीन किया जा सकता है। व्यापार करने के साथ साथ हमें अपना गुलाम भी बना लिया, और ये गुलाम बनने का रीजन था कि हम धरती पर तमाम देशों को एक परिवार के रूप में देखते हैं, और हमारे देश में आए हुए विदेशी व्यक्ति को हम एक मेहमान रूप में, एक कुटुंब के रूप में सम्मान देते हैं। इसी सम्मान के कारण हम पूरा का पूरा अंग्रेज का गुलाम हो गए। क्या हो गए? गुलाम हो गए। यानी कि गुलाम हो जाते हैं, और ये लगभग 200 साल, 200 वर्ष तक हमें ये गुलामी के जंजीर में जकड़ करके रख लेता है, और इसी के गुलामी से हम छुटकारा पाएंगे और हम सब एक हो जाएंगे। यही कहलाएगा राष्ट्रवाद। क्या कहलाएगा? सुना है बात? समझ में आ रहा है बात? क्या बोल रहे हैं? दिमाग में आ रहा है? हम क्या बोले? अब बोलोगे सर कि राष्ट्रवादी भावना, तो हम क्या बोल रहे हैं? देखो 1600 ईस्वी में आता है, 100 साल इसको व्यापार करने में समझ में आता है। आज जब 1700 के बाद औरंगजेब से मरता है, इतना पावरफुल राजा के सामने अंग्रेज चुपचाप था, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला चुपचाप था। जैसे ही मरता है वैसे ही 500, इसको हम बोलते हैं लगभग 550 प्लस बोलते हैं, लगभग 562 था। ठीक ना? 562 ऐसे रियासत जब टूट के बिखर जाता है, तब इसे राज करने में, शासन करने में जो है कि बड़ा मजा आने लगता है। और ये मजा सबसे बड़ा इसका क्या है? वो मजा है फूट डालो राज करो। फूट डालो।
राज करो, फूट डालो और राज करो। और ये डलहौजी के शासनकाल में लगभग 1853 के समय में जो है कि सबसे ज्यादा जो है फूट डालो राज करे का नीति का इतना प्रभाव बढ़ा, और हम लोग जो इस तरह गुलामी के जंजीर में जकड़ते चले गए, जकड़ते चले गए, जिसमें कि हमारे राष्ट्रवादी भावना क्या क्या आएगा उसको कुचल कुचल कर दबा दबा करके जो है कि हमें बेबस बना दिया गया। और अंततः हमें 1947 तक आते आते सभी भावनाएं एक होता है, और ऐसे अंग्रेजों को हम मार मार के जो है कि भगाते हैं, और ऐसे 562 प्रांत धीरे धीरे मिल करके एक हो जाते हैं, और एक होना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। और यही राष्ट्र भावना जो है कि ऐसे हम पॉलिटिकल नक्शे को देख पाते हैं। समझ में आया बात है? कुछ क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, पूछे तो बताइए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कहाँ हुई? विश्व में पहली बार जो औद्योगिकरण कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, आप बताए थे औद्योगिकरण होने का कारण क्या था इंग्लैंड में? इंग्लैंड में जो है कि फसल उत्पादन जब व्यक्ति वहां करता था उसको उचित दाम नहीं मिल पाता था, इसलिए वहां के व्यक्ति, हालांकि वो ध्रुवीय क्षेत्र के व्यक्ति थे, ऐसे वहां के व्यक्ति खेती करना धीरे धीरे क्या कर दिया था, कम कर दिया था, और वहां के लोग अधिकांश जो है उद्योग में लगना शुरू हो गया था। और इसलिए वहां जो है कि इंग्लैंड में जो है कि औद्योगिकरण का शुरुआत हुआ। और औद्योगिकरण में जो है कि वस्तु निर्माण जब ज्यादा हो गया, उसे चाहिए था मार्केट, और मार्केट यानी व्यापार चाहिए। मार्केट मतलब क्या हुआ? बाजार जाना चाहिए बेचने के लिए, तो उससे जो बाजार कोई चीज बेचने के लिए उसको कहते हैं व्यापार। ऐसे व्यापारिक नीति के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है, और वो पूर्वी देशों में यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इंग्लैंड से हम लोग पूर्व में है, पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए जो है कि सरकार अनुमति देता है, और ऐसे अनुमति वाला जो संस्था बनता है उसी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। और यही ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापना के बाद जो है कि कहाँ आता है? भारत आता है। कहाँ आता है? भारत आता है। और भारत में आकर के जो है कि उस समय धीरे धीरे देखता है मुगल का प्रांत जो है कि औरंगजेब के समय में जो है कि लगभग जो है कि 562 रियासतों में टूटता है। और टूटने के बाद फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो नीति के साथ हमें गुलाम बना देता है। और ऐसे गुलामी के जंजीरों से जब हम गुलामों की जंजीरें से जब हम छुटकारा पाएंगे, और छुटकारा तब पाएंगे जब हम सबको जो है कि राष्ट्रवादी भावना एक हो जाता है, और ये भावना जो है गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके हम हो जाते हैं आजाद। और यही आजादी के कारण आज पॉलिटिकल जो ये देखते हैं मैप, देखते हैं ना, जो हम सब के अंदर आज भी राष्ट्रवादी भावना कूट कूट के भरा हुआ है। समझ में आया बात है? आज का मुझे समझाने का मतलब था कि राष्ट्रवादी भावना, ये बातें समझ में आया? अभी तक तुम्हारे अंदर एक ही बात बताना था, राष्ट्रवादी भावना होता क्या है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चलते हैं आगे कि राष्ट्रवादी भावना का कारण क्या है। कारण आखिर राष्ट्रवादी भावना जब हुआ हमारे अंदर, उसका तो कारण रहा होगा ना? नहीं, राष्ट्रवादी चेतना जगने का, राष्ट्रवादी चेतना उदय होने का कोई कारण तो रहा होगा, नहीं रहा होगा? तो राष्ट्रवादी चेतना का जगने का कई कारण रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सामाजिक कारण। क्या देखेंगे? सामाजिक कारण देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सामाजिक कारण। तीसरा में दूसरा आ गया, तीसरा हम देखेंगे हम लोग क्या, इसको यहीं पे लिख देते हैं।